गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले क्लास में मैं आपको करवक पाठ का कवि परिचय समझाई थी और प्रथम पद समझाई थी। आज हम लोग करवक पाठ का द्वितीय पद पढ़ेंगे। ठीक है, द्वितीय पद में कवि ने क्या बताया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में मैं आपको बताई थी कि करवक पाठ के कवि हो गए हैं मलिक मोहम्मद जैसी। करवक में दो पद है, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद में कवि क्या किए हैं, विभिन्न उपमानों के सहारे अपनी तुलना किए हैं। जैसे वह दर्पण से किए हैं, चांद से किए हैं, सोना से किए हैं इत्यादि। और साथ में यह भी बताया है कि पृथ्वी पर वस्तु, कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, अगर उसमें गुण होता है तो गुण के साथ साथ क्या होता है, दोष भी होता है। यह तो प्रथम पद में कवि बताया है। द्वितीय पद में कवि क्या किए हैं, अपनी रचना के द्वारा अमर होना चाहते हैं। द्वितीय पद में कवि अपनी रचना के द्वारा, जो भी वह रचना लिखे हैं उसके द्वारा वह अमर होना चाहते हैं। क्योंकि कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी का कहना है कि इस जगत में, इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं रहा है, सभी का इस धरती पर जन्म हुआ है और वह काल क्रम में क्या गए हैं, मारे गए हैं, मर मिट के वह चले जाते हैं। मतलब व्यक्ति का तो यहाँ जन्म होता है और व्यक्ति एक न एक दिन मर मिट के चला जाता है, लेकिन उसकी कहानी क्या रहती है, अमर रहती है। कहानी नहीं मिटती है, उसकी रचना नहीं मरती है। जैसे फूल मर जाते हैं, फूल के मरने के बाद भी उसकी सुगंध उसमें बसी रहती है, उसी प्रकार कवि भी अमर होना चाहते हैं। कवि का कहना है, कवि का ऐसा मानना है कि मैं तो एक दिन मर जाऊंगा, लेकिन मेरी रचना वह कभी नहीं मर सकती है। मेरी रचना इस जगत में अमर रहेगी। तो कवि अपनी रचना के द्वारा इस जगत में अमर होना चाहते हैं। पिछले क्लास में मैं आपको बताई थी कवि के द्वारा जो लिखा गया रचना है, मुख्य रचना पद्मावत हो गया है, ठीक है, अखरावट, ठीक है, इतरावत, चित्ररेखा इत्यादि। तो कवि की बहुत रचना है, तो कवि अपनी रचना के द्वारा अमर होना चाहते हैं। कवि को लगता है कि लोग उनकी रचना को पढ़ेंगे तो दो पल जरूर उनको याद करेंगे। जैसे आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं, महात्मा गांधी क्या क्या किए हैं, तो उनके जो महात्मा गांधी क्या किए हैं, तो उनके योगदानों के कारण महात्मा गांधी को आज हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी को याद करते हैं तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। तो द्वितीय पद में कवि क्या होना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं अपनी रचना के द्वारा। तो आइए हम द्वितीय पद समझते हैं। देखिए, तो करवक पाठ के कवि हो गए मलिक मोहम्मद जैसी। द्वितीय पद का यह पंक्ति है। तो द्वितीय पद का यह भिव्याय पंक्ति है, एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। द्वितीय पद का यह पंक्ति है, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। तो मोहम्मद मतलब कौन, मलिक मोहम्मद जैसी कवि। यही मीन्स क्या, यहाँ, यही मतलब यहाँ कवि मलिक मोहम्मद जैसी। जोड़ी, तो जोड़ी मतलब होता है जोड़कर। जोड़ी मतलब क्या होगा, जोड़कर या जोड़ना, जोड़ना, समझे। जोड़ी मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ना या जोड़कर। सुनावा मतलब सुनाया। सुनावा मतलब क्या हो जाएगा, सुनाया या सुनाना। सुनावा मतलब सुनाया या सुनना या सुनाया। ठीक है, तब मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। तब मोहम्मद कवि क्या किए है, यहाँ शब्दों को जोड़ जोड़ को सुनाया है। क्या सुनाया है, कविता।
मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। तो मलिक मोहम्मद जैसी जी क्या किए, तो जो कविता हम लोग को सुनाए हैं ऐसे नहीं सुनाए है। कैसे सुनाए है? शब्दों को जोड़ जोड़ को सुनाए है, छोटे छोटे शब्दों को जोड़ जोड़ कर कविता सुना है। कौन सी कविता सुना है? करवक। यह करवक जो आपको पाठ है यह मुख्य पद्मावत है, पद्मावत कविता का अंश है। तो पद्मावत कविता के कुछ लाइनों को उठाया गया है और उसको क्या कहा गया? करवक कहा गया है। ठीक है, यह करवक कहाँ से आया है? पद्मावत। मलिक मोहम्मद जैसी जी की मुख्य रचना पद्मावत हो गई। तो पद्मावत के मुख्य मुख्य लाइनों को कवि ने क्या किए हैं? लिए हैं और उन्हीं लाइनों को करवक कवि बताए हैं। ठीक है, तो मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। तो मलिक मोहम्मद जैसी जी क्या किए हैं? जो हम लोग को कविता सुनाए हैं वह छोटे छोटे शब्दों को जोड़ जोड़ को सुनाए हैं। ठीक है, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। तो शब्दों को यहाँ किए हैं, क्या किए हैं? तो जोड़ जोड़ को सुनाए हैं, शब्दों को जोड़ जोड़ कर कविता हम लोग को सुनाए हैं। सुना जो प्रेम पीर गा पावा। तो सुना मतलब क्या? सुनना। जो भी कोई जो सुन रहा है। प्रेम, प्रेम मतलब होता है प्रेम। प्रेम मतलब क्या हो जाएगा? प्रेम। पीर, पीर मतलब पीड़ा, दर्द। ठीक है, पीड़ा, पीड़ा। पीर मतलब होगा पीड़ा। गा पावा मतलब अनुभव करना। ठीक है, सुना जो प्रेम पीर गा पावा मतलब कवि ने जो कविता हम लोग को जो सुना है, जो कवि की कविता को सुनता है वह किसका अनुभव करने लग जाता है? प्रेम की पीड़ा का अनुभव करने लग जाता है। यहाँ पर किसी को समझने में दिक्कत भी है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सुना जो प्रेम पीर गा पावा। मलिक मोहम्मद जैसी जी का कहना है कि मैं यहाँ शब्दों को जोड़ जोड़ के कविता क्या कर रहा हूँ? शब्दों को जोड़ जोड़ कर कविता सुना रहा हूँ और मेरी जो कविता सुनता है वह प्रेम की पीड़ा का अनुभव करने लग जाता है। ठीक है, जो मेरी कविता को सुनता है वह प्रेम की पीड़ा का अनुभव करने लग जाता है। ठीक है, यह पंक्ति आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है। अगर यह पंक्ति आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग कैसे लिखिएगा, यह मैं आप लोगों को बताती हूँ। यह पंक्ति आपको एग्जाम में आपको देगा अर्थ स्पष्ट करने के लिए। पंक्ति को यह लिख दिया जाएगा और बोलेगा इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करें। ठीक है, यह 4 या 5 नंबर के पूछे जा सकते हैं। अगर यह पंक्ति एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इसकी व्याख्या हम लोग इस प्रकार करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश। चूंकि पदभाग का इसीलिए मैं यहाँ पे पद्यांश दी हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक जैसा कि मैं आप लोग को पिछले क्लास में ही बताई थी, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के, ठीक है, करवक शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि कौन हो गए? मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, जिनके कवि हो गए हैं मलिक मोहम्मद जैसी। प्रस्तुत पंक्ति में मलिक मोहम्मद जैसी जी का कहना है कि मैं यहाँ कविता शब्दों को जोड़ जोड़ कर सुना रहा हूँ। ठीक है, यह कह सकते हैं प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है कि कवि ने कविता को क्या किए हैं? कवि प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है कि मैंने यह कविता जो है वह शब्दों को जोड़ जोड़ कर सुनाया है। मैं यह कविता शब्दों को जोड़ जोड़ कर सुनाया है। जो मेरी कविता को सुनता है वह प्रेम का अनुभव करने लग जाता है। इस पंक्ति में किसी को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग अगले पंक्ति समझेंगे। क्या आप लोग यह पंक्ति लिख सकते हैं? यह पंक्ति आप लोग कॉपी में लिख करके खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगला है
देखिए, जोड़ी लाई रकत कई लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। ठीक है, जोड़ी, जोड़ी मतलब जोड़ना। लाई, लाई मतलब क्या, लय। लय हम लोग बनाते हैं, लय मैदा का भी बनता है, आटा का भी बनता है। आप भी लोग लय बनाते होंगे। पतंग जब आप लोग उड़ाते होंगे तो पतंग का जो धागा होता है उस पर मंजर जो बनता है अधिकांशतः लय का ही बनता है। या नहीं तो हम लोग जब भी पोस्टर चिपकाते हैं तो पोस्टर चिपकाने के लिए क्या बनाते हैं, लय बनाते हैं। और यह वह जो लय जो होता है अधिकांशतः मैदा का बनता है, आटा का भी बनता है। ठीक है, तो जोड़ी लाई रकत कई लई। लाई मतलब क्या, लय। रकत मतलब रक्त, खून। रकत मतलब क्या हो जाएगा, रक्त कहिए या खून कहिए। कई लई, लई मतलब आपको बताएं कि लई। गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, तो जोड़ी लाई रकत के लई। तो कवि जो शब्दों को जोड़े हैं, किससे जोड़े हैं, रक्त की लई से जोड़े हैं। ठीक है, जोड़ी लाई रकत के लई। अगले पंक्ति में मैं आपको बताई थी कि कवि क्या किए हैं, कविता जोड़ जोड़ कर सुना रहे हैं। शब्दों को जोड़ जोड़ कर कविता सुना रहे हैं। तो शब्दों को जो जोड़े हैं वह किससे जोड़े हैं, रक्त के लय से जोड़े हैं, खून से जोड़े हैं। ठीक है, गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। और गाढ़ा किससे किए हैं, नैन जल भई, आंसू जल से। ठीक है, गाढ़ी मतलब गाढ़ा। ठीक है, प्रीति मतलब प्रेम। प्रीति मतलब क्या हो जाएगा, प्रेम होगा। नैन जल, नैन मतलब आँख और जल मतलब पानी, आँख के पानी। मतलब कवि क्या करे, कविता लिख रहे हैं और कविता लिखते लिखते कवि की आंखों से क्या बह रहा है, आंसू बह रहा है। आंसू से वह क्या कर, मतलब वह रो रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि कुछ इमोशनल वाला हम लोग फिल्म देखते हैं और फिल्म देखते देखते नहीं भी रोना चाहते तो आँख से आंसू गिरने लगता है। तो उसी प्रकार कवि यहाँ कविता लिख रहे हैं और लिखते लिखते कवि के आँखों से पानी गिर रहा है। तो कवि का कहना है कि जोड़ी लाई रकत के लई। तो कवि क्या किए, शब्दों को जो जोड़े हैं वह खून के लई से। ठीक है, खून के लई से शब्दों को जोड़े हैं और उसको गाढ़ा किए हैं। गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, उसको जो गाढ़ा किए हैं आंसू जल से, आँख के आंसू से, आँख के पानी से उसको क्या किए हैं, गाढ़ा किए हैं। जैसे हम लोग लई बनाते हैं मैदा का, तो मैदा यहाँ पर हो गया है क्या, रक्त, खून। और गाढ़ा उसको करने के लिए उसमें पानी मिलाते हैं। तो वहाँ यहाँ पे कवि क्या किए, अपना क्या मिलाया, नैन जल, आंसू के जल मिलाए हैं। ठीक है, तो अगर यह पंक्ति आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे कि आप लिख सकते हैं, अगर इसका अर्थ स्पष्ट करना होगा तो हम लोग इस प्रकार करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के करबक शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं, या शॉर्ट में जैसी जी कह सकते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि क्या किए हैं, शब्दों को जो है, शब्दों को रक्त की लय से जोड़े हैं, शब्दों को रक्त की लय से जोड़े हैं। ठीक है, और उसको आंसू जल से, प्रेम के आंसू जल से गाढ़ा किए हैं। कवि क्या किए हैं, रक्त की लय से शब्दों को जोड़े हैं और प्रेम के आंसू जल से उसे गाढ़ा किए हैं। नेक्स्ट पंक्ति है, ओ मन जानी कवित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। ओ मन जानी, मन मतलब मेरा मन, ओ मन मेरा मन, ओ मन मतलब क्या, मेरा मन। जानी जानता है, जानी मतलब क्या, जानता है, जानता है। ओ मन जानी, मेरा मन जानता है। कवित मिस कविता, अस मतलब यह,
किन्ना मतलब कैसा, किन्ना मतलब क्या हो जाएगा, कैसा। किसी को दिक्कत भी समझने में नहीं होना चाहिए। ओ मन जानी, मेरा मन ही जानता है, कवित अस किन्ना, यह कविता कैसा है। कौन सा कविता, कड़वक, ठीक है। ओ मन जानी कवित अस किन्हा, मेरा मन ही जानता है कि यह कविता कैसा है। मकु रहे, मकु यह रहे जगत मह चिन्ना, मकु मिस मेरा, मकु मतलब मेरा, यह रहे जगत, जगत मतलब क्या, संसार, ठीक है। रहे मह चिन्ना, मेरी पहचान, मह चिन्ना मतलब क्या, चिन्हा मतलब होगा पहचान, पहचान, ठीक है। मकु या रहे जगत मह चिन्ना, मह मतलब मेरी, मेरी पहचान, मेरा मन ही जानता है कि यह कविता कैसा है। और मेरे मरने के बाद यह कविता क्या हो जाएगी, मेरे मरने के बाद यह मेरी पहचान बन के रहेगी, ठीक है। मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरी कविता क्या होगी, मेरी पहचान बन के रहेगी। तो कवि अपनी कविता के द्वारा अमर होना चाहते हैं, उनकी पहचान यह कविता ही है। किसी को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यह पंक्ति आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि आप लिख सकते हैं, ओ मन जानी कवित अस किन्ना, मकु यह रहे जगत मह चिन्ना। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के करवक शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है कि मेरा मन ही जानता है यह कविता कैसी है, मेरा मन ही जानता है यह कविता कैसी है। मेरा मकु या रहे जगत मह चिन्ना, ठीक है। तो जगत में जो है, संसार में जो है, यह मेरी पहचान बन के रहेगी। मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरी पहचान बन के यह जीवित रहेगी। नेक्स्ट है, कहाँ सो रत्न सेनी अस राजा, कहाँ सुवा असी बुद्धि पुराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव जेहू किन्न बखानु, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। इस पंक्ति में कवि का कहना है कि संसार में कोई नहीं रहा है, सभी का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है, कालक्रम में मारे गए हैं, कोई नहीं रहा है। क्या रही है, कहानी रही है। जैसे महाभारत की कहानी है, रामायण की कहानी है, राम भगवान चले गए, ठीक है, सभी कालक्रम में मारे गए, लेकिन कहानी इस जगत में रह जाती है। महात्मा गांधी चले गए लेकिन उनकी कहानी है, उस कहानी के द्वारा वो आज अमर हैं। तो कवि भी आज अमर होना चाहते हैं और वो हो गए हैं। अभी हम लोग उनकी रचना को पढ़ रहे हैं तो उनको याद कर रहे हैं, उनको याद किए, वो क्या हो गए, अमर हो गए। कवि का कहना है कि हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। आज हम लोग हैं, मैं हूँ, हो सकता है मैं अभी हूँ, हो सकता है कि आने वाले समय में मैं नहीं रहूँगी। व्यक्ति कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति हो, सभी क्या हो जाते हैं, कालक्रम में मारे जाते हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसका समाज में, मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए जो एक फ्रेम बना रहे, यश बना रहे, और उसके द्वारा लोग हमें याद करेंगे। हमें कर्म करना चाहिए, कुछ ऐसे कर्म करना चाहिए जिसके कारण लोग उस कर्म के द्वारा हमें याद करें, और जब हमें याद करेंगे तो हम लोग मर के भी अमर होंगे, ठीक है। और हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म ही करना चाहिए। अच्छा कर्म करेंगे तो लोग मान सम्मान से नाम लेंगे। अगर बुरा कर्म करेंगे तो क्या लोग हमें मान सम्मान से नाम लेंगे? नहीं, हीन दृष्टि से
देखेंगे और हीन दृष्टि से नाम लेंगे। मर जाएंगे, मरने के बाद भी थू करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें बुरा कर्म करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सही अच्छे कर्म करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, ताकि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। जैसे अमिताभ बच्चन का, तो अमिताभ बच्चन का क्या है, आज मान है, सम्मान है। अगर वह हमारे सामने आते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो अमिताभ बच्चन है। लोग, सभी लोग क्या उनको जानते हैं, उनका नाम है। अगर वह मर भी जाते हैं तो फिर भी एक फ्रेम उनका बना रहेगा। ठीक है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, अपने समाज में एक फ्रेम बना के रखना चाहिए, ताकि मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। कुछ ना कुछ जरूर अवश्य करना चाहिए। ठीक है, देखिए तो हमारा पंक्ति है, कहाँ सो रत्न सेनी अस राजा। तो कहाँ सो, कहाँ गए, कौन, कहाँ सो कहाँ गए रत्न सेनी अस राजा। रत्न के जैसे राजा, रत्न सेन के जैसे, ठीक है, राजा कहाँ गए। ठीक है, रत्न सेन के जैसे राजा कहाँ है, कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा। सुबह के जैसे बुद्धिमान उपराजा कहाँ है। ठीक है, कहाँ सो रत्न सेनी अस राजा। राजा रत्नसेन, तो चित्तौड़ के राजा थे राजा रत्नसेन और वहाँ की रानी थी पद्मावती। ठीक है, तो राजा रत्नसेन का काफ़ी नाम था, काफ़ी प्रसिद्धि थी। क्या वे राजा आज है, नहीं है, मर मिट के चले गए हैं। तो कवि कह रहे हैं, कहाँ सो रत्नसेनी अस राजा। तो रत्नसेन के जैसे राजा कहाँ है, कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा। तो सुबह यह भी क्या थे, उपराजा थे। सुबह असी बुद्धि, तो बुद्धि मतलब होता बुद्धिवान। ठीक है, क्या हो जाएगा, बुद्धिवान या बुद्धिमान। ठीक है, देखिए रत्नसेन के जैसे राजा कहाँ है, सुबह के जैसे बुद्धिमान उपराजा कहाँ है। रत्नसेन के जैसे राजा कहाँ है और सुबह के जैसे बुद्धिमान उपराजा कहाँ है। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, अलाउद्दीन कहाँ है, अलाउद्दीन सुल्तान कहाँ है। ठीक है, जो कि क्या किए थे, दिल्ली से चल करके चित्तौड़ पर क्या किए थे, आक्रमण किए थे। ठीक है, किसको पाने के लिए, पद्मावती को पाने के लिए। पद्मावत एक फिल्म भी है, वो आप लोग कहानी बहुत ही अच्छा है, उसमें देख सकते हैं। देखिए तो कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, तो अलाउद्दीन सुल्तान कहाँ है, राजा रत्नसेन भी मारे गए, सुबह भी मारे गए, अलाउद्दीन भी क्या, वह भी मारे गए। तो राजा रत्न सिंह के जैसे राजा कहाँ है, सुबह के जैसे उपराजा कहाँ है, कहाँ है अलाउद्दीन सुल्तान, अलाउद्दीन सुल्तान कहाँ है। कहाँ राघव जेहू किन्न बखानू, तो राघव, राजा राघव के जैसे बखान करने वाले, राघव के जैसे बखान करने वाले राजा कहाँ है। राघव भी क्या, मारे गए। राघव के जैसे बखान करने वाले राजा कहाँ है। ठीक है, कहा स्वरूप पद्मावती रानी, स्वरूप मतलब रूप की रानी पद्मावती रानी कहाँ है। पद्मावती देखने में बहुत ही सुंदर थी, क्या वह सुंदर पद्मावती आज है, नहीं है। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, तो रूप की रानी पद्मावती कहाँ है। कोई ना रहा जग रही कहानी, तो कोई संसार में नहीं रहा है, चाहे वह रूपवती हो या जो भी हो, सभी क्या होते हैं, कार्यक्रम में मारे जाते हैं। तो कोई ना रहा जग रही कहानी, तो कोई इस जगत में नहीं रहा है, बस क्या रह जाती है, उसकी कहानी रह जाती है। किसी को समझने में दिक्कत भी है, या पंक्ति आपको एग्जाम में
दिए जाएंगे तो आपको ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के करबक शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है कि रत्न सिंह के जैसे राजा कहाँ है, सुबह के जैसे बुद्धिमान उपराजा कहाँ है अलाउद्दीन सुल्तान, राघव के जैसे बखान करने वाले राजा कहाँ है, रूप की रानी पद्मावती कहाँ है, कोई इस संसार में नहीं रहा है, बस कहानी रह जाती है। सभी व्यक्ति कालक्रम में मर मिट के चले जाते हैं, बस उसकी कहानी यह पृथ्वी पर यश रह जाता है, उसकी कहानी रह जाती है। व्यक्ति तो मर मिट के चला जाता है, लेकिन उसका फेम, उसकी कीर्ति, यश पृथ्वी पर जिंदा रहती है, वह नहीं मिटती है। ठीक है, नेक्स्ट है धनी सो पुरख जस कीर्ति जासु। धनी मतलब क्या? धन्य। धनी मतलब धन्य। सो पुरुष, पुरुष मतलब पुरुष। ठीक है, धनी सो पुरुष, धन्य है वह पुरुष। जस कीर्ति, जस मतलब क्या? यश, फेम। जस मतलब यश, हम कह सकते हैं मान सम्मान। कीर्ति जासु, धन्य है पुरुष जिसका यश, कीर्ति मतलब धन्य वह पुरुष जिसका यश क्या है? यश पृथ्वी पर है, कीर्ति है। फूल मरे पे मरे न वासु। फूल मरे, मरे मतलब क्या? मरना। फूल मरे, अपे परंतु, मरे मतलब मरना, पे मतलब परंतु, मरे न वासु। वासु मतलब सुगंध, वासु मतलब सुगंध। धन्य है पुरुष जिसका क्या है? यश है इस जगत में। धन्य वह पुरुष जिसका इस जगत में क्या है? यश है, कीर्ति है, फेम है। ठीक है, फूल मरे पे मरे न वासु। फूल मर जाता है पर उसकी सुगंध नहीं मरती है। गुलाब का फूल लीजिएगा, ठीक है, कुछ दिन के बाद भी देखिएगा फूल तो सूख जाता, लेकिन सूखने के बाद भी फूल में, गुलाब फूल में थोड़ा थोड़ा सुगंध अवश्य रहती है। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है कि धन्य है वह पुरुष जिसका क्या है? इस जगत में कीर्ति है, यश है। जैसे अमिताभ बच्चन, वह धन्य है, उनका क्या है? इस जगत में क्या है? कि फेम है, यश है। ठीक है, फूल मरे पे मरे न वासु। फूल मर जाता पर उसकी सुगंध नहीं मरती है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? अपना यश बना के रखना चाहिए, एक फेम बनाना चाहिए, जैसे जिसके द्वारा लोग याद करें। ठीक है, यह भी पंक्ति आपको, यह पंक्ति जो है यह बहुत ही भिविया है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रथम और द्वितीय पद में सबसे ज़्यादा ये लाइन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह बार बार पूछता है। अगर यह पंक्ति आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, इसको आप लोग लिख सकते हैं ना? कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के करबक शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है कि धन्य है वह पुरुष जिसका क्या है? जगत में, संसार में यश है, कीर्ति है, एक फ्रेम है। ठीक है, फूल मर जाता है, फूल तो मर जाता है पर उसकी सुगंध नहीं मरती। मतलब व्यक्ति तो मर जाता है, लेकिन व्यक्ति का जो यश जो है, कीर्ति है, वह नहीं मरता है, वह इस धरती पर जीवित रहता है। नेक्स्ट है केई ना जगत जस बेचा, केई ना लिन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल। कवि का कहना है केई ना, कोई नहीं, केई ना मतलब कोई नहीं,
जगत जस बेचा, यश को नहीं बेचा है। क्या यश को कोई बेचता है? अगर कोई चाहेगा अमिताभ बच्चन के एक जो फ्रेम बनाए हैं उसको कोई बेच सकते हैं? नहीं बेचेगा। महात्मा गांधी का जो फ्रेम है, जो महात्मा गांधी का जो योगदान है, क्या उसके योगदानों को कोई बेच सकता है? नहीं बेच सकता है। तो केई ना जगत जस बेचा, तो यश को इस संसार में कोई नहीं बेचा है, ठीक है। केई ना लिन्न जस मोल, और कोई नहीं खरीदा है। केई ना कोई नहीं, जगत संसार, जस मतलब मान सम्मान फेम, बेचा मतलब बेचना। केई ना कोई नहीं, लिन्ना जस मोल, और कोई नहीं जस को खरीदा है। कोई नहीं यश को बेचा है और कोई नहीं यश को खरीदा है। जो यह पढ़े कहानी, तो जो मेरी कहानी को पढ़ेगा, हम सबरे दुई बोल, तो हम सबरे मतलब मेरे बारे में। किसके बारे में? मेरे नहीं, मलिक मोहम्मद जैसी जी के बारे में क्या बोलेगा? दुई बोल, दो बात बोलेगा, ठीक है। आप लोग क्या बोलिएगा? ये आप लोग की जो राय है वो बोलिएगा जैसी जी के बारे में, ठीक है। कवि का कहना है कि कोई नहीं यश को बेचा है और कोई नहीं यश को खरीदा है। जो मेरी कहानी को पढ़ेगा वह मेरे बारे में दुई बोल, दुई बात, दो बोल जरूर अवश्य बोलेगा, ठीक है। किसी को समझ में दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या आप लोग प्रथम पद द्वितीय पद लिख सकते हैं? एग्जाम में कोई भी पंक्ति आपको दे दिया जाएगा कि आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग लिख सकते हैं। प्रथम और द्वितीय पद समझने में दिक्कत नहीं होने चाहिए। तो अगले क्लास में कर्मक शीर्षक पाठ का मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर समझाऊंगी, ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।